Hello everyone. Uh, we are being continuing with molecular basis of inheritance lecture 5. ठीक है, तो एक बात है, हमने जो लास्ट हमारी लेक्चर्स था उसमें हमने क्या किया था, डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, और कई सारे चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया था. और अगेन आई एम पुटिंग एम्फेसिस. देखो, नीट में ना एक फंडा है, अब जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, राइट, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करोगे वही क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएगी. तो इसीलिए नीट का एक फंडा ये है कि बहुत ज्यादा रिवीजन. ठीक है ना, नए नए टॉपिक नहीं, ज्यादा न्यू टॉपिक्स नहीं होता उस पे कुछ. ठीक है, रिवीजन, बहुत रिवीजन. और ऐसे ही देखो, ये तो फंडा है ना, कि हम क्लास में ही रिवाइज करें बार बार उस चीज को. थोड़ा सा हम एक बार रिकैपिचुलेट करें जो प्रीवियस लेक्चर में क्या था, एंड यही चीज हमारे ना टिप्स बन जाती है कि क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे. और मैं जितनी बार बोलूंगी, पता है आपको क्या होगा, आपके दिमाग में ये चीज घुस जाएगी. एंड फिर जैसे ही क्वेश्चंस देखोगे, क्योंकि मेरी ये गारंटी रहती है, जो क्लास आप ले रहे हो वहीं से क्वेश्चन मिलेगा. ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि बाहर से आया हुआ है या हमने इस क्वेश्चन की शक्ल कभी देखा ही नहीं. इस तरह का कभी नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे मैं बताऊंगी कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया, दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अच्छी तरह से सुनो, ट्यून रहो यहाँ पे. ठीक है, लास्ट जो लेक्चर हमने दिया था, क्योंकि लेक्चर के बाद हम इतना नहीं बता पाते कि भैया यहाँ से ये क्वेश्चन आना है या ये है. वो हमेशा नेक्स्ट लेक्चर की जो इंट्रोडक्शन होती है उसी में ही होगा ये चीज. तो ये इंट्रोडक्शन और एंडिंग पार्ट, कंक्लूजन जो होती है लेक्चर की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्योरी तो हम बीच में पढ़ते ही जाएंगे और कुछ कुछ हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बताते भी जाएंगे. बट मेरी लेक्चर की अगर आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा और एंडिंग पार्ट ये किया, तो ऑब्वियसली 4 मार्क्स आपका ऐड होना ही है. एंड देखो, अभी जो हमने टॉपिक्स हम कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम हमारी जो लास्ट लेक्चर 3 इन आवर प्रीवियस लेक्चर, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज दैट डीएनए रेप्लिकेशन. अच्छा, अब हम देखते हैं कि वहां से हमारी क्वेश्चन क्या आ सकता है. पहला क्वेश्चन कि ये जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है ना. तो वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया किसने है? तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक. देखो, हो गया एक क्वेश्चन, राइट. अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव तो दिया है वॉटसन एंड क्रिक ने, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? तो फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था दैट वाज बाय टेलर. और किस एलिमेंट को यूज करके? थाइमिन, है ना, हेवी एलिमेंट जो थाइमिन यूज किया था. और इन विच स्पीशीज? विशिया फेवा में यूज किया था उन्होंने. लेकिन हम किसकी एक्सपेरिमेंट से इम्प्रेस्ड हुए और किसकी एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं? दैट वाज हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव के लिए. इट वाज बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल, है ना, याद हो जाएगी. और मेसेल्सन एंड स्टॉल के ऊपर तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल्स में किया है. उन्होंने कौन सी स्पीशीज लिया? इकोलाई लिया. ठीक है, कौन सा? अब क्वेश्चन देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया या हैवी आइसोटोप? क्योंकि हर जगह पे हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन वगैरह में रेडियो एक्टिव की बात करते हैं, बट यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? आइसोटोप की बात कर रहे हैं. दैट्स N15. न्यूट्रिएंट मीडियम क्या था? NH4Cl था, राइट. और जनरेशन टाइम, मैंने बार बार कहती हूँ, देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है, कई बार हमें कंफ्यूजन होती है. जनरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई. और बैक्टीरिया में हमेशा बाइनरी फिशन होती है, राइट. लेकिन अगर हम उसकी रेप्लिकेशन टाइम पूछे, तो सिंस बैक्टीरिया हैज टू न्यूक्लियोइड है एक, और एक उसके पास है प्लाज्मिड, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग बोथ द डीएनए. तो हमारे लिए इट्स विद इन 38 मिनट्स उसकी डीएनए रेप्लिकेशन होता है. फिर कई सारे चीज देखो, हम डीएनए रेप्लिकेशन को बोलते हैं कि एस फेज में,
लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका तो एस फेज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है भाई, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो वहां कोई एस या G1 फेज की डिस्टिंक्शन है ही नहीं वहां पे, राइट। तो नेक्स्ट जो मेरा ये आता है कि इसमें उन्होंने फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में N15 रखा, फर्स्ट जनरेशन आने से पहले सेंट्रीफ्यूज किया, कितने स्पीड, 50,000 आरपीएम स्पीड में किया उन्होंने। लिक्विड मीडियम क्या रखा है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन। और उसके बाद देन हुआ क्या, N15 सेपरेट हो गए, एंड क्योंकि they have cultured in N14 medium, तो अब जितनी भी न्यू स्ट्रैंड आ रहा था that was in N15, तो 50% N15 and 50% N14, this proves semi conservative matter। रेप्लिकेशन में आओ, क्या इंपॉर्टेंट है, ORI ओरिजिन, बैक्टीरिया में सिंगल और उसमें मल्टीपल हो सकता है यूकेरियोट्स में। एंजाइम्स की डिफरेंस था, पॉलीमरेज 1 2 3, कॉर्नबर्ग एंजाइम कहा जाता है पॉलीमरेज 1 को, पॉलीमरेज 3 मेनली इलोंगेशन, पॉलीमरेज 1 मेनली फॉर द प्रूफ रीडिंग एंजाइम, राइट। डायरेक्शन क्या है, अगर वो इलोंगेशन कर रहा है पॉलीमरेज 3, इट्स इन 5' 3' डायरेक्शन, लेकिन वो भी एडिटिंग कर सकता है, रिमूवल कर सकता है, प्राइमर को करेगा, प्राइमर जैसे रिमूव करेगा ना, सीधे आप डायरेक्शन क्या करोगे, चेंज कर दोगे। वहां ये क्या करेगा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। पॉलीमरेज 1 अगर रिमूव करता है प्राइमर को किस डायरेक्शन में, वही 5' to 3' डायरेक्शन में करेगा, राइट। सो दिस इज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। फिर इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा कि भाई डीएनए पॉलीमरेज जो है किसके ऊपर काम कर रहा है, कैसा एंजाइम है, कॉमन क्वेश्चन आप खोल के देखोगे नीट की। सो इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमर की बात आ रहा है तो कौन सा एंजाइम लग रहा है, प्राइमेज लग रहा है, यानी आरएनए पॉलीमरेज लग रहा है। तो वो कैसा एंजाइम है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बेटा यही ट्रिक्स होता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत ऐसा कोई तो तुम्हें नहीं देंगे कि तुम उसको क्रैक ही नहीं कर पा रहे हो, सिंपल। तो इट व्हाट डज इट मीन्स कि हम सिंपल क्वेश्चन की आंसर जब उस टाइम में उस 1 मिनट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट ही होगा, है ना। और दूसरा मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि हमें भाई बायो से ये जो 1 मिनट हर सवाल की होती है, इसको हमें मतलब सेव करना है। यहाँ से अगर हम टाइम सेव करेंगे तो शायद हमें फिजिक्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जो हमें एकदम से झटके से नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज योर मदर सब्जेक्ट, तो आप इसके ऊपर तो 300 प्लस आपको लाना ही है। सो हाउ कैन यू डू दैट, वही हमारे आज के बाद से जितने भी लेक्चर्स होंगे थोड़ा उसमें रिवीजन होंगे, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत रिवीजन होंगे, ताकि यू आर अकम्प्लिश्ड विद प्रीवियस जो है उसके पॉइंट से कहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बार बार एम्फेसिस किया आज के लेक्चर में, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कहा है कि पॉलीमरेज की स्ट्रेटेजीज, डीएनए पॉलीमरेज हो, आरएनए पॉलीमरेज हो, किस स्टेप पे इंपॉर्टेंट है, टोपोआइसोमरेज हो, गाइडेज हो, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जो हम करेंगे दैट इज द सेंट्रल डॉग्मा, यानी हमारे न्यूक्लियस का जो ब्रेन पार्ट सेंट्रल, जैसे अभी हमारी पूरे बॉडी में विच पार्ट रेगुलेट्स योर एंटायर बॉडी फंक्शन, ब्रेन, है ना। तो उसी तरह से ये जो सेल की जो ब्रेन है, दिस इज द न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। तो भाई ये जो हमारा सेंट्रल डॉग्मा है क्या चीज, ये एक आप कह सकते हो कि ब्रेन ओरिजिनेटिंग फंक्शन है, जो सेल को गाइड करता है, डीएनए को मैसेज देता है कि तुम्हें इस काम के बाद दूसरा काम क्या करना है। तो पहला मैसेज उसने क्या दिया था सेंट्रल डॉग्मा, कि डीएनए से डीएनए बनाओ, बना लिया इसने सेल ने डीएनए से डीएनए, और उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रेप्लिकेशन। तो जो सेंट्रल डॉग्मा है ना, सेंट्रल डॉग्मा इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स।
वो क्या है जो पहला सेंट्रल डॉगमा है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड सेंट्रल डॉगमा, या हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा। सो दिस इज फॉरवर्ड सेंट्रल डॉगमा, जो नॉर्मल प्रोसेस पे ही सेल के अंदर चलता है। यहाँ ये क्या बोल रहा है सेंट्रल डॉगमा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो फॉरवर्ड सेंट्रल डॉगमा है ये दिया किसने है। देखो कुछ चीजों में ना साइंटिस्ट के नाम इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट आया है, गिवन बाय, इट्स गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। जो नॉर्मल हमारा सेंट्रल डॉगमा है ये दे रहा है वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर को भी दिया था। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस सेंट्रल डॉगमा मीन्स। सेंट्रल डॉगमा क्या कह रहा है, वो हमारे डीएनए को, हर सेल के डीएनए को पहले तो ये बोलता है कि तुम भाई डीएनए से डीएनए बनाओ। तो इसने क्या किया, डीएनए से डीएनए बना दिया। अब डीएनए से क्या बनाने के लिए ये बोल रहा है कि आरएनए, और स्पेसिफिकली ये जो आरएनए है अगर इसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाना है तो मोस्टली हम यहाँ पे देखेंगे mRNA, दैट्स मैसेंजर आरएनए। और फिर आरएनए से क्या बनाएगा, आरएनए से ये बनाएगा प्रोटीन। हर जीन, हर सेल की एक प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा कि मुझे खाना है तो ऐसा प्रोटीन वाला कोई डाइट दे दो। दिस इज आवर ओन इंटरनल सेल्स प्रोटीन। ये सिर्फ हमारे बॉडी में अपने स्पेसिफिक जीन्स बना सकता है इस चीज को। ठीक है, तो इसी वजह से अगर जेनेटिक डिफेक्ट हो तो एबनॉर्मेलिटी क्यों आती है, बिकॉज हम इस प्रोटीन को बाहर से रिप्लेस नहीं कर सकते। राइट, हमारे पास क्या मजबूरी आ जाता है कि हम इस जीन को रेक्टिफाई करें, लेकिन वो बहुत कम चीजों के लिए पॉसिबल है, बहुत कम टाइप की डिजीज के लिए धीरे धीरे हो जाएगा। वो भी हम पढ़ेंगे हमारे अगले मतलब आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो ये एमआरएनए से क्या बना रहा है, इसको प्रोटीन बना रहा है ना। तो ये रहा प्रोटीन। अब ये जो डीएनए टू डीएनए है दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए से आरएनए क्या बन रहा है, कई सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व है। डीएनए से आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, यानी आज की लेक्चर में हम बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। एंड ये जो आरएनए एमआरएनए से जो प्रोटीन बना रहा है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, ट्रांसलेशन। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। राइट, सो दिस इज आवर सेंट्रल डॉगमा। राइट, तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड सेंट्रल डॉगमा। अब एक सेंट्रल डॉगमा ये भी आता है कि उससे हम क्या कहते हैं, रिवर्स, यानी उल्टा सेंट्रल डॉगमा। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, या फिर इसे कहते हैं, ये जो टर्म्स यूज कर रही हूं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड सर्क्यूलर सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा, जो रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, क्वेश्चन के लिए देखोगे तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हावर्ड डेविड करके, मैं डेविड बाल्टीमोर की बुक्स आती है, बहुत बढ़िया बुक्स है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, और टेनिम। ठीक है, इन दोनों, उनके साथ एक रॉबर्ट डॉयक करके भी एक साइंटिस्ट थे। दे ऑल दिस थ्री गॉट नोबेल प्राइज इन 1975। पता है इनका काम क्या था, their research work was based on tumor virus। मतलब जिस वायरस से आप सोचोगे कि वायरस से भी कैंसर होती है, हाँ जरूर होता है वायरस से कैंसर, और उसके लिए हम वैक्सीन आजकल आ गया है। ठीक है ना, टीनेज लेवल पे ही सबसे ज्यादा उसकी मतलब ऑकरेंस की पॉसिबिलिटी होती है। दैट इज कॉल्ड पैपिलोमा वायरस, जिससे कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर, है ना। तो वायरस भी कैंसरस है, ट्यूमर इंड्यूसिंग होती है वायरसेस। तो उनके ऊपर ये तीनों साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तब उन्होंने नोटिस किया ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग वायरस है
ये बेसिकली आरएनए वायरस होते हैं और सबसे खतरा वाले वायरस तो ये आरएनए वाले देता है। अब ये कोरोना दे रहा है ना, क्यों? इसकी वैक्सीन नहीं निकल रही है, आरएनए, द मेन जेनेटिक प्रॉपर्टी इज आरएनए। तो ये जो ट्यूमर वायरस है इसका भी जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। लेकिन फिर ये देखा है कि इसमें तो एक अजीब ही एंजाइम है। कैसे एंजाइम? ये तो उल्टा काम करता है, नॉर्मल आरएनए जैसे भी काम नहीं कर रहा है। तो तब उन्होंने उस ट्यूमर वायरस के ऊपर जब इन दोनों ने काम किया था तो उनको ये सेंट्रल डॉगमा ही चेंज है उसमें। हमारा सेंट्रल डॉगमा जो फॉरवर्ड चलता है उनका तो उल्टा चलता है। दैट इज व्हाई इट वाज कंसिडर्ड एज रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, सर्कुलर सेंट्रल डॉगमा। क्योंकि इसको डेविड बाल्टीमोर और टेनिम ने दिया, समटाइम्स इट्स कॉल्ड टेमिनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज टेमिनिज्म? तो टेमिनिज्म इज नथिंग बट द ये रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। और ये किसमें ये चीज डिस्कवर हुआ था? दैट इज कॉल्ड रिट्रोवायरस। ये उल्टा वायरस है, आरएनए है बट इसमें थोड़ा उल्टा होता है। क्या उल्टा है इसमें? रिट्रोवायरस जो है खाली कैंसरस नहीं होता, ये जो एड्स आपने सुना है, तो एड्स डिजीज के लिए भी रिट्रोवायरस यानी एचआईवी वायरस जो है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिट्रोवायरस। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल डॉगमा को हम देखें कि क्या है इस वायरस में, इतना क्या है। So it was discovered by David Baltimore and Howard Tanim. ठीक है, अब ये सेंट्रल डॉगमा क्या बोल रहा है, क्या फर्क है इसमें और उसमें? यहाँ क्या होता है, डीएनए से डीएनए नहीं होता, पहले इनकी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, राइट? आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो यहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन एक आरएनए उसने डाला हमारे सेल के अंदर तो वो क्या कर देगा? कुछ नहीं कर सकता एक आरएनए, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आरएनए साइटोप्लाज्म से कहाँ जाता है? न्यूक्लियस पे जाता है, राइट? तो न्यूक्लियस पे जाके ये क्या बनाएगा? डीएनए। ठीक है, लेकिन आखिरी में ये भी है कि डीएनए से प्रोटीन तो बन ही नहीं सकता, तो इसने आरएनए से पहले डीएनए बनाया, ठीक है ना, और नंबर ऑफ कॉपीज क्यों नहीं बढ़ता है, इसलिए वो डायरेक्टली आरएनए से प्रोटीन नहीं बना सकता। देन अगेन डीएनए से क्या बनाएगा? वो एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से बनेगा जो प्रोटीन। लेकिन इसके पास ये जो एक उल्टा स्टेप आता है कि आरएनए से डीएनए भी बन रहा है, ठीक है। सो अब ये कैसे? दिस इज बिकॉज ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम की वजह से, बाकी तो देखो हमारे जैसा ही है, सेंट्रल डॉगमा है ना, तो बिकॉज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिस सेंट्रल डॉगमा इज ऑपोजिट टू द नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा। यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनती है। नाउ आपके लिए मैंने फिर बोला है कि हर एंजाइम का एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? किस तरह का एंजाइम है ये? देखो ये क्या बना रहा है? आरएनए के ऊपर बेस करके डीएनए बना रहा है ना। सो इट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो इट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मैं क्लास में अक्सर ये सितारे चमकाती हूँ, यहाँ पे मतलब स्टार मार्क्स देती हूँ। स्टार का मतलब आप सोचो यही आपका फंडा है क्वेश्चन के लिए। तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन। देखो आप कई बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। ये स्टार मार्क मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किस तरह का एंजाइम है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो ये था सेंट्रल डॉगमा।
और किसको नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए? डेविड बाल्टीमोर एंड हार्वर्ड टेनिम, ठीक है। और इस वजह से इस रिवर्स सेंट्रल डॉगमा का एक और नाम भी है टेमिनिज्म, राइट। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिट्रोवायरस का एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल ऑफ रिट्रोवायरस, एक तो HIV है, राइट, एंड आर कैंसरस वायरस या फिर कैंसर कॉजिंग वायरस और ट्यूमर कॉजिंग वायरस। ठीक है, तो हमने सेंट्रल डॉगमा देख लिया। अभी सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि नेक्स्ट जो हमें करना है बेसिकली सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन। DNA रेप्लिकेशन तो हमने कर लिया था और अब हमारा क्या बाकी रहता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम अभी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, राइट। ट्रांसक्रिप्शन में देखो बेसिकली ये चीज होता कहाँ पे है? ट्रांसक्रिप्शन सारे ऑर्गेनिजम्स में होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा कहाँ पे? न्यूक्लियस में हमने देखा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साथ साथ न्यूक्लियोलस। एक न्यूक्लियस में अगर मैंने इसको न्यूक्लियस बनाया, देखो दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दिस इज अ न्यूक्लियस सपोज। तो ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथेका इसे हम कहते हैं, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर इसे कैरियोथेका। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जो जेली कंपोनेंट। और ये क्या है? ये है न्यूक्लियोलस। तो DNA रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? लोकेशन जो है बोथ इन न्यूक्लियोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोलस। तो अगर हम अपना हेडिंग यहाँ पे लगाए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन से पहले थोड़ा बहुत हम एक बार जीन्स के बारे में भी हम देखेंगे कि जीन्स क्या है। ये जो टर्म जीन्स है इट वाज कॉइन्ड बाय जोहानसन, ठीक है। सो इसमें ना जीन की बात देखो, DNA में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड सिस्ट्रॉन आएगा। सो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय है ना। तो ये मेंडेलियन फैक्टर को मतलब रिप्लेस करने के लिए आपने देखा था कि व्हाट इज इट? द एलिमेंटरी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ये है एलिमेंटरी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ट्रांसक्रिप्शन से पहले हमें ये सब जानना भी थोड़ा बहुत जरूरी है। सो ठीक है, अब हम यहाँ पे सिस्ट्रॉन बार बार कहेंगे, सिस्ट्रॉन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीन एंड सिस्ट्रॉन, उसके बाद ही हम ट्रांसक्रिप्शन को करेंगे। सो व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सेगमेंट ऑफ DNA, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेच बेस सीक्वेंस। कुछ बेस सीक्वेंस होती है दैट कोड्स फॉर वन प्रोटीन, यानी द फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीन दैट कैन अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन। तो इसको भी हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सेगमेंट ऑफ DNA, तो इसके बगैर तो ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA, राइट, दैट्स हम क्या लिख, कंसिस्टिंग ऑफ a stretch of base sequence that codes for
one polypeptide chain, जब हम कहते हैं ना तो हमारी लैंग्वेज अलग होती है, लिखते हैं तो थियोरेटिकल लैंग्वेज आता है। पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होना चाहिए, एक टीआरएनए होना चाहिए, एक आरएनए होना चाहिए एंड एमआरएनए होना चाहिए। तो इतना सारा चीजें जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन तक के लिए, ठीक है। एंड आरएनए, ठीक है, टीआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, इन सब की जरूरत होगा तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे सिस्ट्रॉन। अब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, उसमें बेसिकली देखो आपको थोड़ा अभी जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन करना है तो आरएनए सिंथेसिस, और ऑब्वियसली आरएनए सिंथेसिस कहाँ से, सेंट्रल डॉग्मा में क्या बोल रहा है कि वो तो डीएनए से ही आरएनए बनती है। लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को देखें अभी मैकेनिज्म, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसके लिए क्या क्या चाहिए। सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जैसे अच्छे अच्छे सब मतलब टेस्टी डिशेस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो हम ट्रांसक्रिप्शन के भी इंग्रेडिएंट्स क्या देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये है क्या, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। हमें किसी ने पूछ लिया भाई बता तो ट्रांसक्रिप्शन, हमारे पास तो इतना सब मतलब चीजें है, लेकिन हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा वो क्या है। So what is the process of copying genetic information? It's a process of copying genetic information right from antisense or template strand, from अब देखना पड़ेगा, यही देखो क्वेश्चन का फंडा यही है, एंटीसेंस क्या है, सेंस क्या है। मैं बताऊं आपको कि मतलब आप देखो कि 85% बच्चे उनको कंफ्यूजन, 85 क्या मैं तो कम ही बता रही हूँ, 90% बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि एंटीसेंस क्या है, कोडिंग क्या है, नॉन कोडिंग क्या है। क्योंकि कोडिंग का भी ना सेंस जगह जगह पे इसकी मतलब डेफिनेशन चेंज होती है दो जगह पे, तो दैट इज वाई ये कंफ्यूजन रहता है एंटीसेंस, और इसे हम कहते हैं टेम्पलेट, राइट। तो तुम्हारी ये कंफ्यूजन जाए इसके लिए अच्छी तरह से इसको देखो, ध्यान दो। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए into RNA is called transcription. राइट, थोड़ा सा हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। अब चलो हम शुरू हो जाए अपने मैकेनिज्म से। देखो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली किस में होना है, ये इस डीएनए में ही होना है। सो दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, मैं डायग्राम वहां से क्रॉपिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, समझा नहीं पाते ठीक से। सो देखो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हमने देखा था, चाहे वो लीडिंग हो या लैगिंग हो, इट्स टुवर्ड्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। उसी तरह से द ट्रांसक्रिप्शन जो होगा दैट इज ऑल्सो इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो बेटा अगर हम ऊपर वाले स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन दिखाएंगे, यानी मेरा जो ये होना चाहिए डायरेक्शन, दिस इज द अपर वन, इट शुड बी 3 क्यों, देखो ये ऊपर है, ये वाला है 3, ये वाला, ठीक है। और या तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि इसको 5 प्राइम टू, हाँ, और इधर क्या है, दिस इज द 5 प्राइम और 3 प्राइम डायरेक्शन, है ना। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ये जो मैंने बनाया ये क्या है, ये आरएनए है या डीएनए है,
वेरी सिंपल, ये डीएनए है। कैसे कैसे पहचानना है इसको? देखो ये दो स्ट्रैंड है, आरएनए दो स्ट्रैंड का नहीं हो सकता, इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में भी ये किया था कि डीएनए, तो भाई इसको समझो कि जो दो इलेक्ट्रिकल वायर है, रेड और जो येलो या ब्लू ग्रीन, दोनों एक साथ रैप्ड रहते हैं, उसी को समझो आप, राइट। तो यहाँ पे भी वही डीएनए स्ट्रैंड है, लेकिन इतनी टाइट रैपिंग होती है इनके बीच में, हम इसमें कोई न्यू स्ट्रैंड फंसा ही नहीं सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा फंसाने के लिए? इसको ओपन करना पड़ेगा, इन स्ट्रैंड्स को ओपन करनी पड़ेगी। ओपन कौन करेगा भाई? हमारा एंजाइम क्या है, याद है कुछ? सो इट द डीएनए द अनवाइंडिंग। तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या आएगा? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, राइट। तो ये जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कर रहा है, वो विल डू इट, इट इज डन बाय हेलिकेज आप कह सकते हो, या फिर अनवाइंडेज। तो इसको कौन करेगा? हेलिकेज। देखो साथ साथ रिवीजन हो रहा है ना, हेलिकेज और अनवाइंडेज, राइट। तो ये कर देगा इसकी ओपनिंग। अब उसके बाद छोटे छोटे चीजें, इसको हम डिटेल्स में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमने ऑलरेडी रेप्लिकेशन में कर चुके हैं, फिर बोर हो जाओगे ना कि मैम तो कितनी बोरिंग पढ़ाती है, छोड़ो, तो हम नहीं लिखते दोबारा, है ना। बट रिवाइज तो मैं करवा ही सकती हूँ, इसीलिए बीच बीच में मैं बार बार बोलते जा रही हूँ कि हेलिकेज हेलिकेज, तुम्हारे दिमाग में ये घुस जाए, है ना। तो अब ये क्या होगा, देखो अनवाइंडेज, और उसके बाद फिर हमने क्या किया? क्लिप से इसको रोकना है। जैसे ही हाथ छोड़ दोगे उन वायर्स की, ये दोबारा ये बाइंड हो जाएगी। जैसे दो फ्रेंड को मम्मी बोलती है ना कि उसके साथ नहीं जाना है, खेलना नहीं है, लेकिन जैसे ही मम्मी यू, हम शुरू कर देते हैं अपना वही। हर एक के अपना अटैचमेंट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है, इनको आपने इतना दिन तक रैप करके रखा, तो इसका भी टेंडेंसी क्या होगा? वापस वो रैप हो जाए। यही है डीएनए का, ये तो बल्कि मतलब लिविंग कंपोनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका तो मतलब कोशिश रहेगा ही कि वो मतलब पेयरिंग हो जाए। तो उसको कैसे रोकना? अब हमारे सेल के अंदर तो क्लिप होता ही नहीं है कि इसको रोके। तो उसके लिए बेसिकली हमने क्या देखा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी एसएसबी, दैट इज, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सो दिस इज कॉल्ड, और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हो गया। दूसरा प्रोटीन क्या है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। सो ये भी हम देख लेते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सो ये दोनों प्रोटीन क्या कर देगा? इनको स्टेबिलाईज कर देगा, यानी क्लीप की तरह हमें यहाँ पे रोक देगा ये, ठीक है। अब देखो, ये बिल्कुल दो मतलब स्ट्रैंड्स जो है, दो डीएनए स्ट्रैंड बिल्कुल अलग हो चुका है ना। अच्छा, यहाँ आगे हम टोपोआइसोमरेज जो है टू रिड्यूस या टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइल्स, वो भी यूज हो सकता है, वो इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, डीएनए तो दो स्ट्रैंड है, लेकिन आरएनए कितने स्ट्रैंड्स के होंगे? आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो भाई इन दोनों में से किसी भी एक स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, तो वो स्ट्रैंड क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? देखो, ये अगर जानो तो चुटकी से 4 मार्क्स आपके हाथ में है यहाँ पे, है ना। तो मैं अब मतलब देखे कि क्या स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसे हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट। खैर, टेम्पलेट तो किसी भी डीएनए स्ट्रैंड जहां से डीएनए बन रहा है उसको भी हमने टेम्पलेट कहा था। इसमें मतलब मेजर क्या है, क्या अट्रैक्शन है इसका? एक और नाम, दिस इज कॉल्ड एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस क्या है? जिस स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसाइज होता है, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड एंटीसेंस कहेंगे, या फिर इसका एक और नाम है माइनस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं इसको, राइट। और पता है सबसे ज्यादा बच्चे धोखा किसमें खाते हैं, किस नाम से खाते हैं? दैट इज कॉल्ड, ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, नॉट कोडिंग।
हमें लगता है कि कोडिंग ही फंक्शनल है। हाँ, कब होता है वो तो बाद में होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में। यहाँ नहीं है उसका नाम कोडिंग। तो अब हम थोड़ा सा इसको, यही चीज हमें क्योंकि सबसे ज्यादा तंग करता है, तो इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर से, कौन सी कलर चूज की जाए, चलो ये। सो दिस इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। फिर वही स्टार मार्क, ऐसा कुछ तो चेंज आया नहीं इस कलर में। चलो इसको लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। यही नाम आपको याद होना चाहिए। सो इट्स कॉल्ड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, आई होप नाउ यू विल रिमेम्बर इट। अब इस स्ट्रैंड को, ऑपोजिट वाले को हम क्या कहेंगे, जिससे आरएनए सिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, घबराओ मत, मैं नीचे लिख दूंगी, कोडिंग नॉन कोडिंग सब कुछ लिख दूंगी। दिस इज कॉल्ड द सेंस स्ट्रैंड, या तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लस। अगर वो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। सो ये आरएनए भी ओपन हो गया। और इसको ना कई बार हम क्या करते हैं, कई बुक्स में आप देखोगे कि जहां से डीएनए ओपन हुआ है, पूरा एक साथ तो नहीं होगा, इट्स सीक्वेंस को मेजर करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ स्टार्टिंग में -1 टू ये कहा जाता है -35 सीक्वेंस, राइट। और जो पोर्शन ओपन हुआ है, जैसे ये पोर्शन डीएनए रेप्लिकेशन की ओपन हुआ है, ये पोर्शन डीएनए का ओपन हुआ है, किसके लिए ओपन हुआ है, आरएनए सिंथेसिस के लिए। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल, राइट। सो इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल। समझ आ गया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब थोड़ा सा हम इसी डायग्राम के ऊपर देखते हैं। अब हो गया, मतलब बिल्कुल ओपन हो गया, इसमें हम कुछ और नहीं लिखते बिकॉज इट विल बिकम क्लमजी। एक और डायग्राम बनाते हैं, उसमें बाकी प्रोसेस को देखते हैं। वंस अगेन, जिस टेम्पलेट से या जिस स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसिस होगा, दैट इज कॉल्ड एंटीसेंस, और इसे हम कहेंगे माइनस स्ट्रैंड। और सबसे ज्यादा जो हम धोखा खाते हैं वो किस नाम से, इट्स कॉल्ड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। और नेक्स्ट जो ऑपोजिट स्ट्रैंड, जिससे आरएनए सिंथेसिस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड, या इसे हम कहेंगे प्लस स्ट्रैंड, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होती है। अच्छा, एक और हम डायग्राम इसके में बना देते हैं। सो देखो, मैंने अभी भी कहा था कि डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन क्या रहेगा इसकी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो दिस इज, ये जो स्ट्रैंड है ना, सॉरी इट्स 3, ओके, ये 3 प्राइम होगा और ये रहेगा 5 प्राइम एंड, राइट। तो ये जो स्ट्रैंड शुरू हो रहा है, दिस विल बी 5 प्राइम एंड इसके ऑपोजिट इज 3 प्राइम। यानी मेरा जो ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने बताया है वो इधर से शुरू होना है, क्योंकि डायरेक्शन तो उसका यही है। आप कंफ्यूज मत हो किस डायरेक्शन से शुरू करना है, इसी को याद रखो, कहीं से बनाओ आप, ट्रांसक्रिप्शन आपको दिखाना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। सो ये रहा -35 सीक्वेंस। अब देखो, जिस पॉइंट से, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, हम बाद में समराइज करेंगे कि क्या क्या चीजें चाहिए, पहले मैं समझा देती हूँ अच्छी तरह से इसको। इस जोन को कहते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस। दिस पार्ट जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है, दिस इज कॉल्ड द प्रोमोटर सीक्वेंस। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोमोटर। एवरीथिंग आई विल राइट। सो प्रोमोटर क्या है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोमोटर सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस पे बेसिकली जो एटी रिच सीक्वेंस, एडिनिन थाइमिन रिच सीक्वेंस होता है, तो यहाँ पे ना बेसिकली ATT ATTA ऐसा रहता है सीक्वेंस, ठीक है। द प्रोमोटर इज दैट पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स
और उसमें जो डीएनए का सीक्वेंस होता है इट इज एटी रिच सीक्वेंस, ठीक है, और उस पर रिपीटिशन क्या होती है, ATA TTA। तो इस प्रोमोटर को इसीलिए कहा जाता है टाटा बॉक्स। प्रोमोटर इज कंसिडर्ड एज, प्रोमोटर को हम कहते हैं टाटा बॉक्स। वो टाटा गाड़ी नहीं है यहाँ पे, TATA, बट आप याद रख सकते हो इससे, ठीक है, टाटा बॉक्स। और प्रिन्बो बॉक्स, प्रिन्बो तो साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए इसका नाम है प्रिन्बो बॉक्स, राइट। अब इस प्रोमोटर के साथ सबसे पहले क्या चाहिए, जो ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की जो मेन एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये चीज हम यूकेरियोट्स में देख रहे हैं। यूकेरियोट्स में अगर है एंजाइम्स का डिफरेंस आएगा, प्रोकैरियोट्स में देयर इज ओनली अ सिंगल एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। वो तो खैर हम बाद में लास्ट में, तो यही हमारा मतलब ये है कि लास्ट में एक ग्लैंस हम देखेंगे कि यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है। अभी तो हम फिलहाल प्रोकैरियोट के लिए कर लेते हैं। सो ये प्रिन्बो बॉक्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट और इलोंगेशन एंजाइम, यहाँ आपके लिए थोड़ा शॉर्टकट हो रहा है कि एक ही तरह का एंजाइम है, तो हमें अदर एंजाइम्स को याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो मेन एंजाइम जो है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, राइट। अब ये आरएनए पॉलीमरेज में इट्स मेड ऑफ 4 सब यूनिट्स। अगर आप देखोगे इसके पास, इसका भी खासियत है, ये तो ऐसा एंजाइम है जब इसके पास अपना 4 सब यूनिट होता है, इट कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई द प्रोमोटर सीक्वेंस। कैसे फिर वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा जब उसको पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो ये करता क्या है, देखो, आरएनए पॉलीमरेज is made up of 4 subunits, right। कौन कौन सा सब यूनिट है यहाँ पे, अल्फा, अल्फा प्राइम, बीटा एंड बीटा प्राइम। ये जो सब यूनिट्स है ना, बेसिकली दे आर कैटालाइटिक है, लेकिन ये इसका सबसे पहला देखो, मुझे ये काम करना है और मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे करना है, मैं कैसे करूंगी। तो इसके लिए ये जो जब 4 सब यूनिट ऐसा प्रेजेंट होता है इस तरह से, जैसे ये अल्फा प्राइम और ये बीटा और ये बीटा प्राइम, ठीक है। लेकिन इनके साथ एक इनके दोस्त आके बाइंड होता है उसको हेल्प करने के लिए, जिसका नाम है सिग्मा। ऐसे हम, ये रहा सिग्मा। सो दिस इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर, है ना। सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, sigma factor helps to identify the promoter sequence. So sigma factor binds with other subunit of RNA polymerase, right, to locate the promoter sequence, है ना, to locate the promoter sequence, ठीक है। अब यहां से तुम्हें एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया ये एंजाइम क्या है। जब आरएनए पॉलीमरेज का ये था सिर्फ ये जो 4 सब यूनिट है, जब ये सिर्फ 4 सब यूनिट होता है, दिस इज कॉल्ड कोर एंजाइम या फिर कोर प्रोटीन, कोर एंजाइम। लेकिन जब ये सिग्मा के साथ बाइंड होता है, यानी कोर एंजाइम प्लस द सिग्मा फैक्टर, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा, हॉलो एंजाइम। एंजाइम प्लस अनदर फैक्टर, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं हॉलो एंजाइम। अब देखो फिर से हम अपने डायग्राम में जाते हैं। इस प्रोमोटर रीजन पे आके किसने बाइंड किया, ये इसको हम, ये रहा
RNA polymerase, है ना, तो थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं. So here binds the RNA polymerase. ठीक है, this is the RNA polymerase. लेकिन इसके बाइंडिंग के बाद सिग्मा का काम खत्म हो गया. सिग्मा हैज डन इट्स वर्क. सिग्मा का काम क्या था कि इस प्रोमोटर सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना. नाउ द सिग्मा गेट्स, ये जो सिग्मा है, डिसएसोसिएट्स. ठीक है, सिग्मा डिसएसोसिएट हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज रह जाता है. अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आप लोगों को कि भाई ये जो बाउंड है अभी आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, कोर प्रोटीन है या हॉलो एंजाइम है? ठीक है, तो क्या करोगे आप इसमें? सिग्मा तो हट गया बेटा. सिग्मा हटने के बाद इसे हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड कोर एंजाइम. यानी यहाँ पे हमारी जो बाउंड है that is core protein bound है. So it is core enzyme. ये जो bound है अभी RNA polymerase, it's core enzyme. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. सारा प्रोमोटर भी बाइंड हो गया, एंजाइम भी तैयार. अब मेन काम वही है, कुकिंग. इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गया है ना, ये फिर वही है, नॉन कोडिंग पार्ट है. अब उसके लिए देखो, हमारे इस खाना बनाने की जो मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, दे आर द न्यूक्लियोटाइड्स. राइट, न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटिडीन, है ना, तो वही न्यूक्लियोटाइड्स अब यहाँ पे बाइंड होगी. ठीक है, सो अब हम कैसे करेंगे इन इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं. चलो अब हम एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं. सो नेक्स्ट जो होगा, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. राइट, सो एक्टिवेशन में वही देखो, सबसे पहले DAMP, यानी इसमें डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. कुछ गलत बोला, सही बोला? गलत. ये आरएनए है तो डीऑक्सी नहीं आएगा. इसमें क्या होती है? राइबोज शुगर. ठीक है, मोनोफॉस्फेट है बट इट्स नॉट डीऑक्सी, इट्स राइबोज AMP. सो इट विल बी राइबोज. तो RAMP हम लिख सकते हैं या कुछ भी ना लिखे तभी भी चलेगा, मैं बता तो रही हूँ. उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. नाउ ये जो एडिनोसिन है या एडिनिन है, किसके साथ बाइंड होती है? यहाँ पे यूरिडीन के साथ. सो इट्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना. TP तो जानते ही हो, ट्राइफॉस्फेट. यहाँ पे GMP. बार बार क्यों लिख रही हूँ एडिनोसिन? किस फॉर्म में आरएनए में होता है, किस में DNA में होता है? दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, सो व्हाट इज GMP? GMP मतलब गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट TP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, और उसके बाद CMP. CMP क्या है? साइटिडिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक CTP, यानी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट. और यहां तो भाई थाइमिन नहीं आएगा, सो इट विल बी UMP. UMP का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यूरिडिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट UTP, which is यूरिडिन. लो भाई, आपका न्यूक्लियोटाइड्स भी तैयार है अब, है ना. तो अब हम फिर से डायग्राम में चले एक बार. न्यूक्लियोटाइड्स आ गया, अब क्या है? बेस पेयरिंग. सो अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट, थोड़ा सा इसको, अकॉर्डिंग टू इस टेम्पलेट, अगर टेम्पलेट में थाइमिन है या ग्वानिन है, साइटोसिन है, सो अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट यहाँ पे क्या आएगा? The nucleotides, activated nucleotides will be incorporated. जैसे थाइमिन है
तो एडिनोसिन आएगा, ग्वानिन है तो साइटिडिन आएगा, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन आएगा, एंड अगर एडिनिन है यहाँ पे तो यूरिडिन आएगा, राइट। सो न्यूक्लियोटाइड्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड, कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंड द चेन इज इलोंगेटेड, ये चेन इलोंगेट हो रहा है किस डायरेक्शन में, इन द 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में, राइट। कौन इलोंगेट कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। वंस अगेन आई एम टेलिंग इट कि टेम्पलेट पे जो बेस होगा, अगर थाइमिन है तो एडिनोसिन इनकॉर्पोरेट होगी, अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन जाएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन, एंड एडिनिन है तो यूरिडिन, एंड द चेन विल बी इलोंगेटेड बाय सिंपली आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये तो है प्रोकैरियोट की बात हम कर रहे हैं, राइट। सो कहां तक इलोंगेट होगी उसका भी एक लिमिटेशन है, ये जो मैंने बना रखा था कि -35 सीक्वेंस है अप टिल हियर, इसके बाद तो चेन ओपन हुआ ही नहीं, तो यहां तक चेन विल बी एलोंगेटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि पूरा इस एलोंगेशन में उसने डीएनए के ऊपर आरएनए चेन को बनाया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर थर्ड डायग्राम से हम करेंगे, इसमें क्लमजी हो जाएगा, एक और डायग्राम करके कर लेंगे। सो आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, बेस पेयरिंग। सो बेस पेयरिंग, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट, on the basis of template activated nucleotides। और फिर से एक चीज, जब ये बाइंड करता है फिर मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होता है, और फिर वहां से जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होती है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट activated nucleotides are incorporated and the chain is elongated by RNA polymerase, POL का मतलब polymerase, in 5 prime 3 prime direction, 5 prime to 3 prime direction, right। So again यहाँ पे थोड़ा सा हम RNA polymerase की बात लिख ले, मैं बार बार बताती जा रही हूँ, आप बोर होते होंगे, बट यही चीज आपके लिए काम आएगा। So what is it? It is a DNA dependent RNA polymerase, right? So ये हो गया बेस पेयरिंग। नाउ अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो इलोंगेशन हुआ था, एक और डायग्राम हम बनाते हैं इसकी। नाउ देखो ये तीसरा डायग्राम है, यहां से हमारी ये ओपनिंग हुई थी, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, द चेन इज एलोंगेटेड। अब ये जो चेन आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा था, इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, राइट, ये आ रहा था। लेकिन कहां तक आएगा, यहां से जब इसने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग था इसका प्रोमोटर से, और एंड कहाँ होगा, एंड जो पॉइंट है देखो, ये -35 जो सीक्वेंस होता है ना, इसके बाद तो और डीएनए ओपन हुआ ही नहीं, -1 से स्टार्ट हुआ,
-35 तक के बाद उसमें और आगे जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आगे तो स्ट्रैंड ओपन हुआ ही नहीं है। सो दिस रीजन जो -35 का है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटर सीक्वेंस। सो टर्मिनेटर सीक्वेंस, राइट? तो ये जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है, मतलब ये स्टॉप सीक्वेंस है, और इसके पास 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। 4 to 8 एडिनिन, मतलब इसमें जैसे इसमें TA सीक्वेंस, तो 4 to 8 एडिनिन सीक्वेंस ही होता है इस पे ज्यादातर। नाउ यहां आने के बाद एक फैक्टर आता है जिसका नाम है रॉ फैक्टर या टर्मिनेटर फैक्टर। सो अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको ले लेते हैं, है ना। सो यहाँ आने के बाद इस चेन के साथ रॉ फैक्टर, दिस इज कॉल्ड रॉ फैक्टर, ठीक है। रॉ फैक्टर इज टर्मिनेटर फैक्टर। ये इसको कट करके निकाल देगा। क्यों? ट्रांसक्रिप्शन खत्म, तो रॉ फैक्टर ने इसको निकाल दिया। सो दिस इज द, ये डायरेक्शन क्या है इसका, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है, सो दिस इज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, सो इट्स कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, प्रोकैरियोट्स के लिए भी, यूकैरियोट्स के लिए भी। लेकिन यूकैरियोट्स के लिए हम इसको हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, right? And for eukaryotes it can be called as HNRNA यानी हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि इसमें कुछ फंक्शनल सीक्वेंस भी होता है और कुछ नॉन फंक्शनल भी होता है, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स हम आगे देखेंगे। सो इट्स कॉल्ड HNRNA, और HN का फुल फॉर्म है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, राइट। सो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये रॉ फैक्टर ने क्या किया, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। सो रॉ फैक्टर, और टर्मिनेटर कहा जाता है इसको, ठीक है, बाइंड्स विद द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना, विद द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, with the newly synthesized RNA in the terminator sequence, and releases the newly synthesized RNA. ठीक है, सो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, ये था हमारा रॉ फैक्टर का काम। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं कि बेसिकली एक हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम तो नहीं कहूंगी मैं इसको, उसके अकॉर्डिंग कैसे होता है। देखो ये ऐसा होता है, क्या क्या मतलब हमें चाहिए बेसिकली, देखो राइट। सो ये हमारा 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम, फिर ये 3 प्राइम। इसमें वही एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं कि टेम्पलेट कौन सा है, टर्मिनेटर कौन सा है ना। सो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि यहाँ से शुरू होती है, सो दिस इज कॉल्ड द, इसे हम क्या, इसे कहेंगे,
इसे कहेंगे प्रोमोटर सीक्वेंस, राइट, ऐसे आता है। सो ये प्रोमोटर है, राइट, प्रोमोटर हो गया। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, स्टार्ट साइट, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल जीन्स जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, सो दिस इज कॉल्ड द, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। और ये जो हमारा एंड पार्ट है, अगर इधर से शुरू होती है, सो दिस विल बी द टर्मिनेटर। तुम यहां से भी शुरू करते हो, डायरेक्शन याद रखना है, टर्मिनेटर, राइट, ये टर्मिनेटर आएगा। और इसको हम टेम्पलेट, ये कोडिंग, ये अगर कोडिंग है यानी जो हमने बनाया वो क्या है, नॉन कोडिंग, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो ये क्या रहेगा, टेम्पलेट या नॉन कोडिंग और नॉन कोडिंग, ठीक है, हो गया। अब जो हमारा मतलब अगर हमने पूरा साल अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई किया, तो वो जो एग्जाम से कुछ दिन पहले जो हम जिस पार्ट को पढ़ के हम 4 मार्क्स यहां से भी ला सकते हैं, है ना, तो वो वाला चीज हम कर रहे हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो प्रोकैरियोट्स जो डिफरेंस में आता है between prokaryotic and eukaryotic transcription, राइट। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम है, प्रोकैरियोट्स में ओनली आरएनए पॉलीमरेज, राइट, ओनली आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन बट इन यूकेरियोट्स, but in eukaryotes 3 types of RNA polymerase, ठीक है। सो जिसने ये नहीं देखा और बस, क्या क्या है वो 3 टाइप्स, पहले आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 अब किसको सिंथेसाइज करेगा, ये आरएनए सिंथेस, चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइजेस किसको, आरएनए। आरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए, सबसे ज्यादा यही आरएनए होता है। और यही हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि आरएनए क्या होता है। लेकिन इस आरएनए में भी कई सारे पार्ट्स है, उनमें से एक पार्ट है एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे एक पार्ट को भी निकाल रहा है, ये करता नहीं है ये ट्रांसक्रिप्शन एक पार्ट को, 5s आरएनए जो है इसको नहीं सिंथेसाइज करता ये पॉलीमरेज 1। फिर दूसरा हमारे लिए क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 2। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको करेगा, इट सिंथेसाइजेस HNRNA, वो जो अभी हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए पढ़ा था आपने, मतलब अगर यूकेरियोट्स है तो यही क्लू है, मेन इलोंगेशन एंजाइम कौन है, आरएनए पॉलीमरेज 2। तो देखो यही तो फंडा है इन चीजों को, यही कॉन्सेप्ट है, दिस इज द मेन इलोंगेशन एंजाइम, है ना, मेन इलोंगेशन एंजाइम। और उसके बाद एक और आरएनए आता है SNRNA, ये हम हमारी अगले लेक्चर पे देखेंगे। सो व्हाट इज SN, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। अच्छा अब और क्या है, नेक्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज 3, यानी यूकेरियोट्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको सिंथेसाइज करता है, इट सिंथेसाइजेस टीआरएनए, इसका और भी नाम है, अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसको, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एंड
सम कुछ छोटे छोटे आरएनए रह जाता है, एंड सम स्मॉल आरएनए, ठीक है, SNRNA। तो एंड सम स्मॉल आरएनए होना चाहिए यहाँ पे। चलो इसमें हम बाद में कर लेंगे, सम होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है पता है, दूसरे वाला ही तो मेन है इसके, दूसरा जो डिफरेंस है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज प्रोकैरियोट्स में आरएनए इज मोनोसिस्ट्रोनिक। इन प्रोकैरियोट्स इट इज, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, पॉलीसिस्ट्रोनिक। mRNA जो होता है ना, पॉलीसिस्ट्रोनिक। क्यों? क्योंकि इसके पास तो भाई एक ही जीन है, तो वो इतना हर अलग अलग प्रोटीन थोड़ी अलग अलग जीन से बनाएगा। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब है एक ही जीन, and it will synthesize many types of protein. So prokaryotes are polycistronic, that is it can synthesize many proteins from a single gene. So it can synthesize many proteins from single gene. और उसी तरह से यूकेरियोट्स में क्या होगा, दे आर मोनोसिस्ट्रोनिक। यूकेरियोट्स आर मोनोसिस्ट्रोनिक। राइट, समझ में आ गया? एक ही जीन एक प्रोटीन, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर पे होगा। राइट, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बायो में तो भाई बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है, इसीलिए रिवीजन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहाँ पे क्या चेंज हो जाए, है ना। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन होती है दैट इज सेल साइकिल की इन यूकेरियोट्स, transcription takes place in G1 and G2, ठीक है, G2 स्टेज ऑफ इंटरफेज। प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं G1 G2, वहां होता ही नहीं है इंटरफेज स्टेज। G1 and G2 स्टेज ऑफ इंटरफेज। राइट, सो ये है बेसिक डिफरेंस, जहां से हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, अभी भी आ सकता है। और जो मेन एक डिफरेंस है, जैसे मैंने उस दिन यूकेरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन का किया था, वो हम हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होगी उसके इंट्रोडक्शन होगा। एंड अगेन मैंने बार बार कह रही हूँ ना कि जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ता, खैर उसका कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि साल भर नहीं पढ़ के और एक महीना आप पढ़ के करोगे, लेकिन जो एक महीना रैंक बनाने के लिए पढ़ के आ रहे हो, पूरा साल रैंक देना है, तो आखिरी महीने में जो हमारे पास टाइम कम होता है, यही जो हर टॉपिक की जो लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ जो ये ट्रांसक्रिप्शन की हमारी जो कंक्लूडिंग पार्ट और मेरा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट जो होगा, वो होगा, उससे स्टार्ट करेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की क्या डिफरेंसेस है। वो उस 1 मंथ के लिए जो हमारे पास टाइम कम होता है रिवाइज करने के लिए, तो एट ए ग्लांस हम उसको देखें डिफरेंस और हमें क्वेश्चन मिल जाए इस तरीके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, इतना पेशेंस आप में है, अभी तक आपने सुन लिया। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू and till then goodbye and be happy and happy study, ठीक है, पढ़ते रहो और खुश रहो पढ़ के। so bye bye।